ever since the first time you opened up my world. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लासरूम। कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। पिछले क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ाई की थी? कोई बताएगा हमें? चलिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ सर्वनाम के भेदों के बारे में जाना था और उनमें से कुछ भेद बचे हुए थे जो आज हम पढ़ेंगे। जहाँ तक हमने पढ़ाया है वहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ चुके थे, तो तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिसको निश्चयवाचक सर्वनाम समझ में आ गया उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी आ जाएगा, क्योंकि ठीक उसके विपरीत है। जैसे आइए परिभाषा को देखते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जो सर्वनाम शब्द अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आपने देखा निश्चित में क्या था? जो सर्वनाम शब्द निश्चित व्यक्ति और वस्तु को बोध कराए, और जहाँ अनिश्चित है तो अनिश्चित व्यक्ति और वस्तु का बोध कराए उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ उदाहरण में कोई, किसी, कुछ, कहीं दिया हुआ है। ये 3 शब्द हैं। अब इन उदाहरण में आपको कैसे पता चलेगा कि कोई, कुछ शब्द कहाँ प्रयोग किया जाएगा? चलिए जान लेते हैं। कोई और कुछ और किसी 3 शब्द हैं। यहाँ प्राणियों के लिए, जब प्राणी के लिए प्रयोग करते हैं तो वहाँ कोई शब्द, किसी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन जब वस्तु तथा पदार्थ के लिए आप प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ कुछ का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। मैंने इसलिए बता दिया कि आप पेपर में कंफ्यूज ना करें। जैसे आइए उदाहरण को देख लेते हैं। शायद कोई आया है। जैसा कि मैंने बताया कि प्राणियों के लिए क्या होगा? मनुष्य। प्राणी क्या है? मनुष्य और पशु एंड पक्षी। तो प्राणी के लिए, मनुष्य के लिए क्या होगा? कुछ का प्रयोग किया जाएगा। चलिए यहाँ दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। राही को कुछ मिला। राही किसे कहते हैं? जो रास्ते पे चल रहे होते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है, कुछ का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? वस्तु तथा पदार्थ के लिए। ऐसे वाक्य को अच्छी तरीके से समझकर आपको लिखना है। या तो इसे ऐसे समझिए। दूसरा तरीका यह भी है कि कोई शब्द का प्रयोग सजीव के लिए किया जाता है। जैसे लिविंग, जो जिंदा है। प्राणी, पशु, पक्षी क्या हो गया? जिंदा। तो वहाँ कोई का प्रयोग किया जाएगा। और कुछ का प्रयोग कहाँ होगा? नॉन लिविंग का, जो निर्जीव वस्तु है। तो वस्तु जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं। और जो प्राणी होते हैं, मनुष्य होते हैं, पशु पक्षी, वहाँ वो क्या होते हैं? लिविंग। तो वहाँ क्या चीज़ का प्रयोग करना है आपको? कोई का। और जो नॉन लिविंग है वहाँ कुछ का प्रयोग करना है। बस इतना ही ध्यान रखना है। चलिए, आशा करती हूँ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नंबर 4 है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, आइए इसका परिभाषा को जान लेते हैं। जिस सर्वनाम शब्द से किसी वस्तु, पदार्थ के संबंध में प्रश्न पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह सर्वनाम सबसे इजी है, उसमें अधिक ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है ज़रूरत? इसलिए कि जिस प्रश्न में लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता है उसके आगे आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम लिख देना है। जैसे
तुम कहाँ जाओगे क्वेश्चन मार्क, तुम कब आओगे क्वेश्चन मार्क। तो इसमें ज़्यादा डिटेल में हम समझाने की ज़रूरत नहीं है हमें। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 है, समझ में आ रही है ना सभी को? जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ आप पूछ सकते हैं। चलिए, नंबर 5 है संबंधवाचक सर्वनाम। आइए परिभाषा को जान लेते हैं। जिस सर्वनाम शब्द के माध्यम से व्यक्ति, वस्तु, घटना से संबंध का बोध हो उसे संबंधवाचक कहते हैं। यह है रिलेशन। जिस सर्वनाम शब्द के माध्यम से व्यक्ति, वस्तु और घटना, 3 शब्द है, उससे जो रिलेटेड हो, संबंध हो, जो रिलेटेड है, उसका बोध जो होता है उसे हम संबंधवाचक संज्ञा सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखते हैं, जो, सो, जैसा, वैसा। यहाँ उदाहरण में कुछ तुक वाले शब्द नज़र आ रहे हैं मुझे। जिसकी, उसकी, आदि, ये तो उदाहरण हो गया। लेकिन जब हम एक सेंटेंस पूरा देखते हैं, एक वाक्य को देखते हैं, तो ऐसे समझने में आसानी होगा। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसे बोलते हैं ना। जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तो तुक वाली शब्द आ गया ना, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, जो, सो। जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ऐसे तुक वाले शब्द जो है संबंधवाचक, एक दूसरे से ये शब्द जो है ना रिलेटेड है, इसीलिए इसका नाम संबंधवाचक पड़ा। नंबर 6, निजवाचक सर्वनाम। आइए परिभाषा को देखते हैं। जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग स्वयं, निज, अपना के लिए किया जाता है उसे कहते हैं। निज मतलब क्या होता है? अपना, जो खुद का हो। तो कह रहे हैं जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग स्वयं, निज, अपनों के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। बिल्कुल ईजी है। जैसे उदाहरण के तौर पर अपने आप, ये तो शब्द है, वाक्य को भी देखेंगे। जैसे अपने आप, स्वयं, स्वयं मतलब अपना, खुद, अपना, आप ही, अपना, आदि। ऐसे शब्द जो है निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आइए वाक्य को देख लेते हैं। मैंने अपना कार्य स्वयं ही कर लिया। स्वयं ही कर लिया, तो क्या कह रहा है? मैंने अपना कार्य स्वयं ही कर लिया। आ गया ना स्वयं, निज, खुद ही कर लिया। आप रहने दें, ऐसे सेंटेंस लोग यूज करते हैं ना। मैंने अपना कार्य स्वयं ही कर लिया, आप रहने दो। आइए दूसरे वाक्य को देखते हैं। तुम्हें यह काम खुद करना है। इन वाक्यों में स्वयं तथा अपने आप निजवाचक सर्वनाम है। अब एक यहाँ पर ट्विस्ट आता है। क्या आता है? वह क्या है देखिए। इस वाक्य में भी क्वेश्चन मार्क है और आपने जो मैंने पहले पढ़ा नंबर 4 प्रश्नवाचक चिन्ह में सर्वनाम में, उसके लास्ट में भी क्वेश्चन मार्क रहेगा। लेकिन आपको ध्यान देना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है यहाँ। तो आपको क्या देना है? प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या है? क्वेश्चन मार्क उसमें भी है, इसमें भी है। लेकिन वहाँ क्या कह रहा है? तुम कहाँ जाओगे, कहाँ, कब, कैसे, ऐसे शब्द में सिर्फ आपको प्रश्नवाचक चिन्ह सर्वनाम लिखना है। क्वेश्चन मार्क निजवाचक सर्वनाम में भी होगा, लेकिन आपको यहाँ क्या करना है? ऐसा नहीं कीजिएगा कि आप यहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम लिखकर आ जाइएगा, गलत हो जाएगा। उदाहरण को ध्यान से देख लीजिएगा कि प्रश्नवाचक में कब और कहाँ, कैसे होता है, लेकिन निजवाचक में स्वयं, अपने आप, खुद, अपना, ऐसे शब्द जहाँ आए वहाँ आपको निजवाचक सर्वनाम लिखना है, गलती नहीं कीजिएगा। तो चलिए, आज सर्वनाम चैप्टर की एंड हो चुकी है। हम लोग का चैप्टर ये ख़त्म हो चुकी है। आप लोग पढ़कर आइएगा। अगली कक्षा में हम लोग मिलकर कुछ अभ्यास कार्य को करेंगे। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। But to make you mine, 'cause ever since the first time